हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। मैं जितेंद्र सैनी, आपका बायोलॉजी टीचर। हम 11th क्लास की बायोलॉजी पढ़ रहे थे और हमने एक चैप्टर यानी कि एक लेसन वो उसको पूरा कंप्लीट कर लिया। दूसरा लेसन भी हमने आरंभ कर लिया था पार्ट फर्स्ट के अंदर। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? जीव जगत का वर्गीकरण, यानी कि जीवों का वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने कुछ बेसिक चीजें देखी, समझी और ये भी जाना कि कितने कितने प्रकार के जीवों को बांटा था किसने? वर्गों में आर.एच. व्हिटेकर ने। वैज्ञानिक आर.एच. व्हिटेकर ने जीवों को 5 वर्गों में बांटा था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इन 5 वर्गों में आर.एच. व्हिटेकर ने जीवों को बांटा, लेकिन हमने एक टेबल के थ्रू ये भी समझा कि कौन कौन से वर्ग के अंतर्गत, जगत के अंतर्गत किन किन प्रकार के जीव आते हैं, जिनकी काय संरचना क्या होती है, जिनका शारीरिक कोशिकाएं किस प्रकार की पाई जाती है, शरीरों के अंदर पाचन या पोषण की बात करें तो वो किस माध्यम से होता है, वो न्यूट्रिशन किस प्रकार ग्रहण करते हैं, प्रजनन किस प्रकार का होता है और कोशिका भित्ति है नहीं है किससे मिलकर बनी होती है। ये सारी चीजें हमने पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ी और ये भी जाना कि जीवों के अंतर्गत अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, जिसकी वजह से हम उन्हें वर्गीकृत करते हैं। तो आज हम उसी वर्गीकरण के टॉपिक को आगे लेके जाएंगे और इस वर्गीकरण के टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं पहला जगत। आर.एच. व्हिटेकर की पंच जगत प्रणाली थी, जिसे आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। तो उसका पहला जगत मोनेरा जगत है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए मेरे साथ, इधर देखिएगा मोनेरा क्या होता है। तो मोनेरा जगत मतलब कि हमने क्या पढ़ा था कल टेबल के अंदर कि इसके अंदर क्या आते हैं? सभी एक कोशिकीय जीव आते हैं। क्या आते हैं? सभी एक कोशिकीय, यानी कि एक कोशिकीय जीव आते हैं इनके अंदर। और एक कोशिकीय की बात की थी तो एक कोशिकीय कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर प्रोकैरियोट्स आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मोनेरा के अंदर एक कोशिक प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। क्या आते हैं? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। अब प्रोकैरियोटिक के बारे में अपने को पता होना चाहिए, नहीं है तो यहां पर देखिए प्रोकैरियोटिक किसे कहेंगे? ऐसी कोशिका, यानी कि ऐसे जीवों की कोशिका जो आद्य या आदिम प्रकार की हो। आद्य प्रारंभिक बोल सकते हैं इसको, पुराने प्रकार की प्रारंभिक, या प्राचीन बोल सकते हैं, या आरंभिक प्रकार की क्या हो कोशिका हो। हमें पता कैसे चलेगा कि ये कोशिका है जो पुरानी या आद्य प्रकार की? तो इसमें देखो, इसमें आद्य प्रकार की कोशिका में समझने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि उसके अंदर केंद्रक विकसित नहीं होगा। केंद्रक विकसित का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर केंद्रक सुविकसित प्रकार का होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है। ठीक है, केंद्रक की जगह मध्यकाय नुमा संरचनाएं पाई जाती है, केंद्र काग पाया जाता है बीच में, केंद्रक नुमा संरचना जिसे हम न्यूक्लियोलाइड कहते हैं, केंद्र काग पाया जाता है जो हमारे शरीर यानी कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक के जैसा काम करता है। ठीक है, और इसकी क्या विशेषता है हमने जानी। हमने ये भी देखा कि आद्य या प्रारंभिक या प्राचीन प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर सभी कोशिका, अब सभी कोशिका की बात करें मतलब कि मुख्य प्रकार के, सभी कोशिका मतलब कि मुख्य प्रकार के। मुख्य कैसे? कि मुख्य प्रकार के जो कोशिका जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि अंतः प्रद्रवी जालिका। ठीक है, और बात करें लाइसोसोम, आपने नाम तो अवश्य सुने होंगे। और बात कीजिए आंतरिक तरफ की मुख्य प्रकार के जो कि जैसे प्लास्टिक, लवक, मुख्य जो भी चीजें है वो नहीं पाई जाती, जैसे कि और भी है तारककाय। ये सारी चीजें क्या होती है? ये सारी चीजें भी एब्सेंट होती है। तो होता क्या है उसके अंदर? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केवल कुछ राइबोसोम्स पाए जाते हैं और कुछ अन्य संरचनाएं पाई जाती है। अब राइबोसोम भी कितने प्रकार के हो सकते हैं? अपने को पता है कि राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के। एक हो सकते हैं 70S प्रकार के और एक हो सकते हैं 80 प्रकार के।
तो आदि या पुराने प्रकार की अगर कोशिका है तो उसके अंदर 70 प्रकार के राइबोसोम कुछ मात्रा में हो सकते हैं, कुछ मात्रा। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये सारी चीजें क्या है, अब्सेंट रहेगी। और क्या रहेगा कि भाई इनके अंदर जो मुख्य रूप से श्वसनांग है, श्वसन वर्णक जिसे हम बात करते हैं, क्रोमेटोफोर के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? क्रोमेटोफोर के रूप में। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अगर अनुपस्थित है, यानी कि जो शक्तिग्रह जिसे हम कहते हैं कोशिका का, वो अगर अनुपस्थित है तो मतलब कि ये श्वसन क्रिया यहाँ होगी नहीं, तो कोई और तो करेगा श्वसन क्रिया। तो क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, मध्यकाय नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, और भी अलग अलग चीजें होती है, मतलब यूकेरियोटिक कोशिकाएं वाले जीव होते हैं। अब इसके अंदर आते कौन कौन सी कैटेगरी के हैं, किन किन जीवों को हम इसके अंदर रखेंगे, तो अपने को पता होना चाहिए कि सभी प्रकार के जो सूक्ष्म जीव है वो सूक्ष्म जीव इसके अंतर्गत आते हैं। सभी असंख्य सूक्ष्म जीव है जो मोलेरा के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें केंद्राभ या अद्रक केंद्रक होगा, मोलेरा के अंदर जीव अलग अलग प्रकार के आएंगे। अब और बात की तो हमने कल एक चीज लिखी थी कि इनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका केंद्रक झिल्ली या कोशिका झिल्ली इनके अंदर अनुपस्थित रहती है। तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो वो किससे मिलकर बनी होती है? वो हमने बात की थी कि वो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। मोलेरा जगत के अंदर पाए जाने वाले जीवों की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है, और उनके अंदर जीवन को लेकर, यानी कि हम बात करें मुख्य प्रकार से कि इनके अंदर जनन या प्रजनन किस प्रकार का पाया जाता है, तो जनन या प्रजनन की बात कीजिए तो हमने बात की थी कि इनके अंदर सयुग्मन पाया जाता है, यानी कि असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री नहीं, असूत्री विभाजन, केवल असूत्री विभाजन जिसे हम एमाइटोसिस कहते हैं, ये पाया जाता है। ये बेसिक चीजें हमने समझी थी। पोषण है जो मुख्य रूप से ये स्वयंपोषी होते हैं, रसायन चलन यानी कि रसायन वृद्धि। अब इसके अंतर्गत मोलेरा के अंतर्गत तो जो जीव आते हैं, हमने इन जीवों को कितने भागों में बांटा है, इसके अंतर्गत हम मोलेरा के अंदर कौन कौन से जीवों के बारे में जानते हैं, कैसे इनकी संरचना होती है, उसके बारे में भी अपने को पता होना चाहिए कि भाई मोलेरा जगत के जो जीव हैं उन जीवों में किस प्रकार के आकार होते हैं, कौन से उनका पोषण की विधि होती है, और किस प्रकार के जीव पाया जाता है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक तो यू बैक्टीरिया जिसे हम सत्य जीवाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य जीवाणु। और हम पढ़ेंगे आद्य बैक्टीरिया। क्या पढ़ेंगे? आद्य बैक्टीरिया जिसे आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। और हम इसके अंदर पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया। याद रखना, जो नील हरित शैवाल होते हैं वो शैवाल नहीं होकर जीवाणु है, क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक है। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। क्या पढ़ेंगे? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा, सबसे छोटी कोशिका वगैरह। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है इसको, पादप जगत का उभयचर। क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर। इन चीजों को हम इसके बारे में पढ़ते हैं। और बात की जाए तो यू बैक्टीरिया के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि किस किस प्रकार के बैक्टीरिया के शेप्ड होते हैं, आकार होता है शरीर का किस किस प्रकार का होता है, जीवाणु का आमाप कैसा होता है, कहां पर पाए जाते हैं। तो नॉर्मल सी हम आपके कुछ बेसिक चीजें देखते हैं कि बैक्टीरिया कहां कहां हो सकता है। पहले मैं बता दूं कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु है वो थल, नभ, पर्वत, झील, झरने, नदी आदि में सब जगह हो सकता है। चाहे वो गर्म झरने हो, गर्म स्थान हो या ठंडे स्थान हो, ज्वालामुखी हो, सब जगह पर वो पाए जाते हैं। ठीक है, सब जगह पर वो मिलते हैं। तो जीवाणु सर्वत्र फैले हुए हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इन जीवाणुओं के बारे में कि ये जो सभी जगह जीवाणु पाए जाते हैं, इसका आकार आमाप क्या होता है, इनका शेप यानी कि साइज, आकार कैसा होगा, तो मुख्य रूप से अपने को इसके आकार के बारे में पता होना चाहिए। आकार क्या, किस प्रकार के शेप के जीवाणु हो सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात की जाए कि अगर शेप की बात करें तो कुछ बेसिलस, कुछ छड़नुमा, कोई डंडेनुमा, इस प्रकार के जीवाणु मिलते हैं। तो अपने को पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि जो जीवाणु अपने पास हैं वो जीवाणु की संरचना कैसी है।
तो उस संरचना को हम एक टेबल बना लेते हैं, उस टेबल के आधार पर उस संरचना के बारे में पढ़ते हैं। हम मोनेरा जगत के बारे में बात कर रहे थे और जीवाणुओं के बारे में हमने कुछ कंसेप्ट जाने और हम आकार के बारे में बोल रहे थे। मैंने कहा था एक टेबल बना लेते हैं, उससे आपने को आसानी से समझ में आएगा कि जीवाणुओं का आकार किस प्रकार और किस किस वे से होता है। तो चलिए, इससे पहले एक बात अपने को पता होनी चाहिए कि जीवाणुओं के बारे में सबसे पहले किसने बताया, किसने सबसे पहले जीवाणुओं की खोज की वगैरह एंड ऑन। तो कुछ नोट चीजें बता देता हूं मैं आपको। तो देखो, सबसे पहले जीवाणु को एक हॉलैंड वैज्ञानिक था जिसका नाम है ल्यूवेनहॉक। जिसका पूरा नाम की बात करूं मैं तो उसका पूरा नाम रहेगा एंटन वैन ल्यूवेनहॉक। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक एक हॉलैंड का वैज्ञानिक था। इसने सबसे पहले सूक्ष्म जीवों को देखा, क्योंकि सूक्ष्म जीवों को इसने सबसे पहले देखा, क्योंकि सबसे पहले जीवित कोशिका को इसने देखा, तो श्रेय वही बात है। और देखा कहां पर, स्थान इसका था जल, तालाब के जल में। दांतों का जो कचरा होता है, दांतों का खुरचा हुआ कचरा, दांतों के बीच में से कचरा को खुरच कर कचरा आदि में, और गर्म जल आदि में उसने बैक्टीरिया को देखा। इसके आधार पर एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, मतलब कि सूक्ष्म जैविकी के जनक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी के जनक। और इन्होंने जब सबसे पहले जल के अंदर सूक्ष्म जीवों को देखा था तो उन्होंने इसको जीवाणु या बैक्टीरिया नहीं कहा था। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले उनको क्या कहा था, एनिमलक्यूल। क्या कहा था, एनिमलक्यूल, जिसे हिंदी में कहते हैं हम जंतुक। क्या कहते हैं, जंतुक। तो ये थोड़ी बेसिक डिटेल्स थी जिसके बारे में अपने को पता होना चाहिए कि भाई सूक्ष्म जीवों के बारे में सबसे पहले किसने बताया, किस किस वैज्ञानिक ने सूक्ष्म जीवों के बारे में अपने को बताया है, कौन सा सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक है, उन्होंने सबसे पहले क्या चीज देखी, कहां पर देखी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम जीव आकार के, यानी कि इसके साइज के और इसके शेप के। जीवाणुओं के आकार की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जीवाणु की मैं बात करूं तो एक जीवाणु का आकार होता है, वो होता है कोकस या गोलाकार। कोकस जिसे कहते हैं उसे हम गोलाकार कह सकते हैं, कोकस या गोलाकार जीवाणु। अब कोकस या गोलाकार जीवाणु क्या होते हैं कि पहले तो प्रकार के होते हैं माइक्रोकोकाई। माइक्रो मतलब कि अकेले रहने वाले, क्या, माइक्रोकोकाई। माइक्रोकोकाई का मतलब है अकेले रहने वाला। इसका एग्जांपल है माइक्रोकोकस एगिलिस, यानी कि माइक्रोकोकाई वाले जो जीवाणु होते हैं वो हमेशा अकेले रहते हैं, सिंगल। ठीक है, एग्जांपल की मैं बात करूं तो एग्जांपल लिखिएगा आप, माइक्रोकोकाई एगिलिस। क्या है, माइक्रोकोकाई एगिलिस इसका एग्जांपल है। दूसरे में बात करूं कोकस या गोलाकार जीवाणु, तो दूसरे टाइप के होते हैं डिप्लोकोकस। क्या होते हैं, डिप्लोकोकस। अब डिप्लोकोकस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, नाम से बदलता है। डिप्लो मतलब कि ये हमेशा दोनों युग्म या जोड़े में रहेंगे, युग्म या जोड़े में रहेंगे। तो डिप्लो का मतलब हो गया युग्म या जोड़ा या पेयर। डिप्लोकोकस मतलब कि ऐसा जीवाणु जो हमेशा दो या दो के जोड़े से रहते हैं, कभी भी सिंगल या कॉलोनी में नहीं रहेंगे। इसका एक एग्जांपल लिखिएगा, डिप्लोकोकस निमोनी, जो निमोनिया रोग का वाहक है। ठीक है, रोग कारक है डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लो मतलब कि दो के जोड़े में रहने वाला। तीसरा जो कोकस या गोलाकार जीवाणु का प्रकार है या भाग होता है, तो तीसरा होता है टेट्राकोकस। क्या होता है, टेट्राकोकस। अब टेट्राकोकस किसे कहेंगे, टेट्रा मतलब कि तीन, यानी कि ये दो या दो से अधिक तीन के जोड़े में रहते हैं, या 3 से 4। मुख्य रूप से टेट्रा का यानी कि 4 के जोड़े में रहते हैं, यानी कि 4 के युग्म में रहते हैं, तो उन्हें टेट्राकोकस कहेंगे। और ये गोलाकार आकृति में होंगे, फ्लैजेला कसापिका पाई जाएगी। और इसका एक एग्जांपल आप लिखिएगा, नाइसीरिया। क्या, नाइसीरिया। और एक और चौथा होता है स्ट्रेप्टोकोकस, मतलब कि 4 से अधिक प्रकार के जो गोलाकार जीवाणु कॉलोनी में रहते हैं उसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। और इसके एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ये तो थे अपने पहले प्रकार के जीवाणु या कोकस या जिसे गोलाकार जीवाणु कहते हैं वो वाले। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा है अपना बेसिलस या छड़ाकार जीवाणु। क्या है, बेसिलस या छड़ाकार जीवाणु। अब बेसिलस को ही बोलते हैं कि छड़नुमा आकृति होगी जीवाणु की,
अब देखो इसमें भी वो सेम कंडीशन रहेगी। क्या सेम कंडीशन रहेगी कि बेसिलस या छड़ाकार जीवाणु किसे कहेंगे कि इसका पहला प्रकार होता है मोनोबेसिलस। क्या होता है? मोनोबेसिलस। मोनो का मतलब होता है एकल या एक। तो ऐसे प्रकार के छड़ाकार जिसकी आकृति होती है वे जीवाणु जो केवल अकेले या सिंगल रहते हैं उन्हें मोनोबेसिलस कहा जाता है। और इसका एग्जांपल की मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल है बेसिलस। ठीक है। दूसरे हैं डिप्लोबेसिलस। डिप्लो का मतलब दो के जोड़े में रहने वाले, दो के जोड़े में छड़ाकार जीवाणु रहते हैं उन्हें बोलते हैं डिप्लोबेसिलस। और इसका एग्जांपल है कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, डिप्थीरिया रोग वाला। ठीक है, कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरी दो के जोड़े में रहने वाले छड़ाकार जीवाणु। तो आपको यह भी पूछ लिया जाएगा कि छड़नुमा आकृति या कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरी जीवाणु का आकार है छड़ाकार या जिसे बेसिलस आपको मिलेगा ऑप्शन के अंदर। और तीसरा है स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस क्या होता है? जो वे संख्या में ज्यादा है कॉलोनी के रूप में रहते हैं। और इसका एग्जांपल है बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम बोलते हैं टीबी के रोग वाला वह। ठीक है। तीसरा होता है सर्पिलाकार जीवाणु। सर्पिलाकार जीवाणु जिसकी आकृति सर्प के रूप में होती है। सर्पिलाकार जीवाणु मतलब कि आपस में ये सर्पिलाकार जीवाणु होते हैं। इसका एग्जांपल है स्पाइरलस। ठीक है। डी है विब्रियो। विब्रियो किस बोलेंगे? विब्रियो जीवाणु वे होते हैं जो कोमा यानी कि जिनकी आकृति कोमा के समान होती है। ऐसे जीवाणु जिनकी आकृति कोमा के समान होती है। एग्जांपल है विब्रियो कोलेरी हेजा। हेजा का जीवाणु है विब्रियो कोलेरी। ठीक है। तीसरा होता है तंतु में लेंट्रोथ्रिक्स तंतुनुमा आकृति होगी और कुछ बहुरूपी होगी, अलग अलग प्रकार के जीवाणु रहेंगे। इसका एक एग्जांपल लिखिएगा आप एसिटोबैक्टर। क्या है? एसिटोबैक्टर। ये तो थे कुछ जीवाणुओं के आपने बात की थी आकार के बारे में कि किस प्रकार का आकार हो सकता है जीवाणुओं का और किस किस स्थितियों में होता है। अब कुछ जीवाणुओं की साइज पता होनी चाहिए अपने को। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जीवाणुओं के आमाप हैं जो छोटा से छोटा जीवाणु 0.2 या काफी बुक में 0.1 माइक्रो यानी कि म्यू भी लिखा हुआ था म्यू एमबी। तो जीवाणुओं के आकार की बात करें 0.2 से लेकर 2.5 एवरेज यानी कि औसतन जीवाणुओं का आकार हो सकता है। लेकिन एक ऐसा जीवाणु है जो सबसे बड़े आकार का होता है, उसका एक नाम है बेगियाटोआ मिराबिलिस। क्या नाम है? बेगियाटोआ मिराबिलिस। बेगियाटोआ मिराबिलिस जीवाणु का व्यास होता है 16 से 45 म्यू एम तक और उसका लंबाई लगभग 80 म्यू एम तक हो सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सबसे बड़ा जीवाणु है। सबसे छोटे की बात की जाएगी तो माइकोप्लाज्मा आएगा और माइकोप्लाज्मा वैसे भी सबसे छोटी जीवित कोशिका है। माइकोप्लाज्मा क्या है? सबसे छोटी जीवित कोशिका जिसे पादप जगत का क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ठीक है, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। और काफी बार एनसीईआरटी की बुक में लिखा जाता है कि ये ऑक्सीजन के बिना भी क्या रह सकता है? जीवित रह सकता है। इसके बारे में काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम आगे जैसे इसके बारे में पढ़ेंगे तो और इंटरेस्टिंग चीजों को जानेंगे। तो हमने कुछ प्रकार के मोनोरेल जगत में हमने बात की थी कि हमें यू बैक्टीरिया की बात करेंगे, इसमें हम आर्की बैक्टीरिया की बात करेंगे, इसमें हम माइकोप्लाज्मा की बात करेंगे और इसमें साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे। तो हम आर्की बैक्टीरिया को आपको बताया कि आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, छोटा सा टॉपिक है, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। आर्की बैक्टीरिया मतलब कि कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, आद्य प्रकार के जीवाणु जो गर्म झरनों, मिथेनो युक्त पदार्थों, सड़े गले पदार्थों या ठंडे झरनों के अंतर्गत पाए जाते हैं। मिथेनो जिस जीवाणु भी उन्हें कह सकते हैं, यानी कि वो गाय भैंस की आंतों वगैरह के आसपास पाए जाते हैं। आर्की बैक्टीरिया कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट अपने लिए यू बैक्टीरिया सत्य जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया है और माइकोप्लाज्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो 11th क्लास के अंदर जो हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कवर किए उसको आप पूरा देखिएगा। आज इस पार्ट के अंदर हम इतना ही बात करेंगे क्योंकि हम अगले पार्ट में बात करेंगे आद्य बैक्टीरिया से डिटेल में कुछ नोट्स लिखेंगे और यू बैक्टीरिया को स्टार्ट करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमने जो आज क्या पढ़ा है, हमने मोनोरेल जगत स्टार्ट किया, उसकी सामान्य जानकारी को पढ़ा है, हमने इसके आकार और आमाप की बात की है, सबसे बड़े जीवाणु की बात की, छोटे जीवाणुओं के आकार की बात की, हमने एंटेनवॉन लीवेनहॉक के बारे में जाना, हम वर्गीकरण के इतिहास को लेकर चल रहे थे जो पंच जगत प्रणाली आर.एच. विटेकर ने दी थी 1960 के आसपास, उसका पहला जगत पढ़ रहे हैं मोनेरा। आप कंप्लीट बुक के अंदर नोट्स वगैरह सारे तैयार रखिएगा। हम इस बेहतरीन सेशन को बहुत आगे बढ़ाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। यही हमारे एनवीरा प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है। थैंक यू।